तो नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, और इसमें हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि कैसे यूरोपीय भारत में आए और इसके संपर्क कैसे कैसे स्थापित हुए थे। ठीक है, तो साथियों आपको मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। मैं प्रियांशु कुमार, और आप सभी को मॉडर्न इंडिया का जो क्लास है ये मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बहुत बेहतर देने का प्रयास करूंगा और क्लास में किसी भी चीज़ को याद कराने का अच्छे से प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप सब बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, और मैं यहाँ पे साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ठीक, जैसे कि ये देखिए, ये पीपीटी जो आपको पीछे दिख रहा होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो पीछे जो है सो लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप सब जो है सो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम जो है सो थोड़ा सा इसका हम ये बढ़ा लेते हैं। और देखिए, आज हम जानते हैं कि भारत में यूरोपियों का जो है सो आगमन कैसे और कब हुआ था। तो देखिए, इसके ऊपर जो है ना, इसमें जो है सो आपके लिए यहाँ पे एक यूरोपियों का आगमन भारत में, और एक सेकेंड, यूरोपियों का आगमन भारत में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और फिर सामाजिक प्रभाव। ठीक है ना, तो ये आपका हेडिंग हो गया। लेकिन चलिए दोस्तों, हम अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे परिचय है। तो देखिए, मैं आप सभी को इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, भारत में जो है ना, यूरोपियों का आगमन 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ और एकदम बहुत बेहतर तरीके से हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध 15वीं या फिर 17वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक संबंध है ये प्राचीन काल से ही था। ठीक है, लेकिन मध्यकाल में जो है ना, ये संपर्क टूट जाता है। और ये संपर्क टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो ऑटोमन साम्राज्य, या फिर उसको हम लोग उस्मानिया साम्राज्य भी कहते हैं, इसके उदय के कारण जो है सो संपर्क टूट जाता है। और इसका सबसे मतलब देखिए, अब उदय हुआ तो संपर्क कैसे टूटा? तो देखिए, इस कारण टूटा कि जैसे कि जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करते थे तो वो तुर्की होते हुए आते थे, और जब वो तुर्की होते हुए आते थे तो बीच में ही ऑटोमन और उस्मानिया जो है साम्राज्य का उदय हुआ। तो वो लोग बोले कि हम तुमसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, और जब ज़्यादा टैक्स लेंगे तो क्या होगा कि मतलब उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, और जब बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा तो कोई बिजनेस क्यों करेगा, बताइए। तो इसलिए जो है सो वो लोग अपना नहीं करेंगे, उस साइड से जो है नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब 14वीं से 15वीं शताब्दी में जो है सो क्या होगा, ये यूरोप में बहुत बेस्ट जो है सो लोग वहाँ पे जागना स्टार्ट हो जाएंगे, भौगोलिक खोज होगा, पुनर्जागरण होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दौर से यूरोपीय लोग जो है सो गुजरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग परिचय जो हम लोग, तो ये नॉर्मल सी बात मैंने आपको बता दिया कि यूरोपीय कैसे, यूरोप के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया। तो आप सबको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, नोट्स में, पीपीटी में, देखिए दोस्त, पीपीटी देने का यही कारण है ना कि अगर मैं आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनवा दूँ तो वो आपको जो है सो पढ़ने में आगे चल करके क्या होगा कि आप लोग भूल जाइएगा। लेकिन अगर कहानी के तौर पर रहेगा ना, हर कुछ दिया हुआ, तो आप उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, परिचय के बारे में सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि परिचय, इसको थोड़ा ले लेते हैं, पेन ये चल नहीं रहा, ये ठीक होता है ना, परिचय, ठीक है। परिचय, ठीक है। भारत में यूरोपियों का जो आगमन है 15वीं से 17वीं सदी के बीच एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। और इस प्रस्तुति में हम आगमन के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है कि जो यूरोप हैं, इस कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यूरोपीय व्यापारी, अरे यार ये छोड़ रहा है, पेन छोड़ रहा है, एक सेकंड, यूरोपीय व्यापारी, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, पेन छोड़ रहा है, इसको देख देते हैं, पेन छोड़ क्यों रहा है। हाँ देखिए, यूरोपीय व्यापारी जो थे, यूरोपीय व्यापारिक संबंध भारत से प्राचीन काल से ही था, किंतु ऑटोमन या अथवा उस्मानिया वंश के उदय के कारण यह संपर्क टूट जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो ऑटोमन, या फिर देखिए ऑटोमन और उस्मानिया, ये जो ऑटोमन है
ऑटोमन, ठीक है ना, इसी को हम लोग उस्मानिया कहते हैं। जो उस्मानिया मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम लोग उस्मानिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑटोमन उस्मानिया में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो ऑटोमन जो है वही उस्मानिया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा एक परिचय हो गया। अब देखिए, अब भारत में कैसे वो सब मतलब कि आएंगे। तो देखिए, 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है कि मतलब भारत में ही, सॉरी, पश्चिमी यूरोप में भौगोलिक खोज जो है सो बहुत ज़्यादा होता है, पुनर्जागरण भी होता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि नए नए रास्तों से भारत को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हालांकि हर कोई कहता है कि भारत को किसने खोजा, ठीक है। तो ये आप सबको भी पता है, ठीक। जब मैं बताऊंगा उससे पहले कि आप सब बता दो कमेंट करके कि भारत को किसने खोजा, ठीक है। तो दोस्तों, हर कोई कहता है कि भारत को जो खोजा है वो मतलब कि जो भारत को किसने खोजा, ऐसा नहीं है। भारत आने वाले रास्ते को खोजा था पुर्तगाली, जिसका नाम वास्को डी गामा था, ठीक है। तो ये था। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो परिचय यूरोपीय का मतलब कि यात्रा जो था वो प्रारंभ हुआ कैसे। तो आप सबको हर चीज़ पीपीटी में दिख रहा होगा। इधर जो है सो लइकवा से एकदम वर्ल्ड का नक्शा लेकर के खड़ा है, तो आप सबको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए, हम इसमें थोड़ा जो है सो इसको हम आपको बता देते हैं, फिर इसके बारे में जो है सो आपको हम पढ़ा देंगे, अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, यूरोप में क्या हुआ था कि भौगोलिक खोज के बारे में बता दिए, और मतलब कि नॉर्मली सा जो है सो पुनर्जागरण हो रहा था। तो जब पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोज हो रहा था, उसी टाइम में मतलब कि जब यूरोप के लोग होंगे वो समुद्री मार्गों से भारत को खोजने का प्रयास करेंगे। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को सफलता मिल जाता है, ठीक है। कब मिल जाता है दोस्तों? 1498 में किसको मिल जाता है? वास्को डी गामा को। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा जो है सो चलिए हाईलाइट करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, यूरोपियों का जो है सो यात्रा प्रारंभ, यूरोपियों का यात्रा प्रारंभ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है। देखिए, 15वीं सदी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने भारत में यात्रा शुरू की, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था। इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों ने भी अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 15वीं से 16वीं सदी में पश्चिमी यूरोप धर्म सुधार आंदोलन एवं भौगोलिक खोज के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, ठीक है ना। इसी क्रम में भारत से संपर्क स्थापित हुआ, और यह संपर्क स्थापित करने के लिए समुद्री मार्गों से खोज किया जाने लगा, जिसमें 1498 में वास्को डी गामा को जो है सो सफलता मिल जाती है। कब मिली? तो 1498 में किसको मिल गया? तो वास्को डी गामा को सफलता मिल गया। देखिए, हम तो पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक एक चीज़ मतलब लास्ट में ना हम आपको ट्रिक से बता देंगे कि कैसे जो है सो यूरोपीय भारत में आए थे, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका कि यूरोपीय कैसे भारत में आए। अब मतलब कि कैसे फर्स्ट टाइम कब आए। देखिए दोस्त, सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना यूरोपियों का भारत में आने का, तो वो था व्यापार। अगर व्यापार नहीं करना होता ना तो आज हमारा देश गुलाम नहीं होता, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना था, ठीक है। तो वही मसाले और कपड़ों का व्यापार करना था, मेन उद्देश्य उन सबका क्या था, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए कि कोई पूछ लेता है, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो मतलब कि क्या था, तो मसाले, एक सेकेंड, मसाले और कपड़ों का जो है सो मांग पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा था। कहाँ पे? पश्चिमी यूरोप में। मैं हट जाता हूँ। यूरोप मतलब पश्चिमी को हम लोग ईस्ट वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक ना। इसमें जो है सो ज़्यादा मांग था पश्चिमी यूरोप में, ठीक है। तो ये था। अब देखिए, अब हम लोग अगर आगे चलते हैं कि आगे क्या है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब अंग्रेज कैसे आएंगे, डच कैसे, मतलब ये सब कैसे कैसे आए, तो इसके बारे में हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए व्यापार एवं, अब देखिए इसमें क्या है, अगला टॉपिक हमारा व्यापार और उपनिवेशीकरण, ठीक है ना। ठीक है, उपनिवेशीकरण कहते किसको है, आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब कोई ऐसा देश, ठीक है ना, जब किसी दूसरे देश को गुलाम बनाए और अपने फायदे के लिए उस पर अपना हर कोई नियम लागू करे, या फिर कह सकते हैं कि अपने हित के लिए या फिर अपने फायदे के लिए उस देश का शोषण करे, ठीक है ना, नीति लागू करे, उसी को हम लोग उपनिवेश कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यूरोपीय आगमन ने व्यापार को बढ़ावा दिया और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेजी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे संगठनों ने भारत में अपने व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किए, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा।
एकदम अर्थव्यवस्था पर एकदम गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए दोस्त, ऐसा था ना कि ये लोग करते क्या थे कि भारत के मतलब कि सामान को यहाँ से खरीद लेते थे, ठीक है, और यूरोप में जा करके महंगो दामों में बेचते थे। लेकिन जब क्या हुआ कि यूरोप का सामान यहाँ पे आता था, ठीक, सॉरी, जब देखिए अभी तो यहाँ पे ले खरीद के ले जाकर वहाँ पे बेचेंगे ही महंगे दामों में, लेकिन जब कंप्लीट भारत पे अंग्रेजों का शासन हो जाएगा तो क्या होगा कि अंग्रेज चाहेंगे कि भारत का वस्तु ना बिके, अब विदेशों का वस्तु बिके, ठीक है। वहाँ पे मतलब औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो सब हम आपको बताएंगे। तो भारत से जो भी कुछ खरीदा जाएगा तो उन सभी वस्तुओं को यूरोप में जो है ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। जब यूरोप में ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वहाँ के लोग क्यों खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जब भारत में उसी चीज़ को लाया जाएगा यूरोप के सामानों को, तो उसको कम दामों में खरीदा जाएगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छा होगी, जिस कारण जो है सो भारत के लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, है कि नहीं। तो यही है, व्यापार पर जो है सो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 16वीं सदी में अगला है क्या हमारा, 16वीं सदी में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 16वीं सदी में भारत, एक सेकंड, 16वीं सदी में भारत एवं दक्षिणी, देखिए दोस्तों ये सब मैं आप सभी को एक मस्त बता देता हूँ, ठीक है, आप सब इसको पढ़ना, ठीक। मैं इसको जो है ना सो बता देता हूँ, ठीक है। अरे यार ये जो है ना हिल जाता होगा तो आप सभी को दिक्कत होता होगा, थोड़ा दिक्कत है साथियों, आप सब मैनेज करिएगा। देखिए 16वीं सदी में क्या हुआ कि भारत में जो यूरोपीय सबसे ज़्यादा जो है एशिया, पश्चिमी एशिया और भारत के बीच में जो है सो व्यापार पर जो दबदबा बन जाएगा तो वो किसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, फ्रांसीसियों का बन जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो है सो तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्टार्ट कर देंगे। वो अपना मतलब व्यापारिक केंद्र का तो स्थापना करेंगे, भारत में आएंगे तो व्यापारिक केंद्र का स्थापना करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, तटवर्ती जहाँ पे समुद्र का जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहाँ पे ये लोग नियंत्रण स्थापित भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे चलकर जो है सो गोवा पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि गोवा पर फ्रांसीसियों ने किया था नियंत्रण। उसके बाद जब व्यापारिक संबंध की बात आती है तो अंग्रेज, हॉलैंड और डच, फ्रांस, ये सब का जो है सो व्यापार में दबदबा, आगे चल के भागीदारी बढ़ती है, लेकिन डच या फिर अदर मतलब डच हो गया या फिर हॉलैंड के, ये लोग ज़्यादा अपना भारत में जाकर के ज़्यादा अपना वर्चस्व नहीं कर पाते हैं, जिन कारण इनका इतिहास बहुत कम पढ़ा जाता है। वही फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन दोनों ने मतलब अपना प्रभुत्व भारत में आकर के ज़्यादा ही दिखाया, जिस कारण इनका इतिहास ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए व्यापार में तो संबंध स्थापित हो गया, फिर आगे चल करके जो है सो अंग्रेज वो भी अपना ये क्या करेंगे कि तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, लेकिन वो तो ज़्यादा दूर फैला करके स्टार्ट करते हैं, मतलब नियंत्रण करना, ठीक है। तो वो लोग मुंबई पे, भरौच पे, कालीकट पे, कलकत्ता पे, ठीक है ना, कोचीन पे, इन सभी जगहों पे और भी जगह थी, वहाँ पे जो है सो ये लोग क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। और धीरे धीरे जो है तो अपना जब इतना दूर पर जब नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग कि देखिए अंग्रेज नियंत्रण स्थापित कर लिए, उसके बाद चाहेंगे कि अब हम और विस्तार करें, ठीक है, और विस्तार करें, और ज़्यादा विस्तार करेंगे तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वहाँ ब्रिटेन में बैठे सरकार जो भी है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटेन से सहायता दे रही थी, ठीक है। और देखिए फ्रांसीसियों का जो है सो इतना ज़्यादा विस्तार नहीं होने का कारण ये था कि जो फ्रांसीसी कंपनी जो था वो, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक निजी कंपनी था, वो प्राइवेट कंपनी था, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो मतलब सरकारी चीज़ जानते हैं कि कितना कम जो है सो विकास कर पाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है सो कितना ज़्यादा विकास करता है, ठीक है। तो यही होगा। लेकिन जब जैसी दोस्तों 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत में क्या हो जाएगा कि अंग्रेज अपना विस्तार की नीति, मतलब कि अंग्रेजों के विस्तार के लिए भारत की परिस्थितियां जो होगी वो अनुकूल हो जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि देखिए ये तो मैं आप सभी को इसका थोड़ा सा करवा देता हूँ, ठीक है।
फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, इसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। 16वीं सदी में भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो है सो व्यापार पर पुर्तगालियों का दबदबा स्थापित हुआ। ठीक है ना, और ये मैं साइड हो देता हूँ, हुआ और आगे चलकर ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि देशों पर भी व्यापारी की भागीदारी बढ़ी। देखिए उसके बाद क्या है कि इन देशों ने भारत, ये छोड़ रहा है पेन मेरा, इन देशों ने, एक सेकंड दुखिएगा दोस्त, छोड़ रहा है। उसके बाद देखिए इन देशों ने भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, कहीं कहीं तटवर्ती क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर और अंग्रेज ने मुंबई, सूरत और कलकत्ता, कालीकट, कोच्चिन आदि पर। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही है इसमें। अब देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन, देखिए दोस्तों जब अंग्रेज आएंगे ना तो उसमें ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन, बहुत सारा धर्म सुधार होगा, सती प्रथा को साइड करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा इसमें नहीं आगमन में हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन जो भी है यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यूरोपियन उपस्थिति ने भारतीय सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। नए विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और सामाजिक सुधारों और आंदोलनों का शुरुआत का कारण बना। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि सती प्रथा था, तो सती प्रथा को जो सो अंग्रेजों ने क्या किया तो उतना बढ़ावा नहीं दिया। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीयों के धर्म के मामले में अगर जाइएगा तो भारतीय नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया था, उनका मतलब कि हमेशा विरोध किया। ठीक है, और संस्कृति के बारे में भी जो है सो वो लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब क्या आएगा तो राजनीतिक प्रभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों राजनीतिक प्रभाव के बारे में हम लोग जानते हैं। अब कितना स्लाइड बचा हुआ है? हाँ, देखिए हम जो है ना आपको राजनीतिक प्रभाव का जो है सो एक छोटा सा इसमें परिचय के टाइप पे दे देते हैं और फिर इसको सारा समझा देंगे और आपको हाईलाइट फिर से पढ़ के बता देंगे। देखिए यूरोपीय शक्तियों का जो है सो आगमन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। ठीक है ना, विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष और संधियों का राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया और ब्रिटिश राज्य की स्थापना का कारण बना। देखिए दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे, ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ा कि कैसे राज्य कमजोर हो गए, कैसे जो ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो गई, तो इसके बारे में जो है सो हम लोग जानेंगे कि 18वीं सदी के जो है सो भारतीय राज्य वो कैसे थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 18वीं सदी के जो भारतीय राज्य थे इसके बारे में जानते हैं, तब जाकर के आपको ऊपर वाला राजनीतिक प्रभाव सब समझ में आ जाएगा। देखिए 18वीं सदी के जो भारतीय राज्य थे, तो देखिए क्या हुआ था ना कि 1700 जो ईस्वी था, 1705 तक जो है सो मुगल शासक औरंगजेब थे, उनका शासन जो था बंगाल, अफगानिस्तान और भारत, इन 3 देशों पे था। ठीक है ना, 3। और फिर क्या हुआ कि जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो 1750 तक ये सब जो है सो सिमट करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सिमट करके चले आएंगे। ठीक है ना, और क्या होगा, नए नए राज्यों का उदय हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि देखिए अवध में नवाबों का शासन हो जाएगा, बंगाल में नवाबों का शासन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलकर जो है सो आगे देखिएगा तो सिंध जो है, सिंध वो भी मुगलों से पृथक हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। फिर जाकर के आप देखिएगा तो राजस्थान भी अलग हो जाएगा, जैसे कि जिसमें से प्रमुख राज्य जो थे राजस्थान के, मतलब कि क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था राजस्थान भी, आमेर, अजमेर करके। ठीक है ना, 2-3 राज्य थे। जैसा कि देखिए और फिर क्या क्या राज्य थे, कौन थे, जैसे कि यूपी से फर्रुखाबाद टूट गया था। ठीक, और अब और मतलब कि बहुत सारे राज्य थे जो मतलब कि छोटे छोटे राज्यों में टूट गए थे। ठीक है ना, हैदराबाद में जो था वो टीपू सुल्तान कर्नाटक में जो था वो टीपू सुल्तान हैदर अली का। देखिए दोस्त कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ना, पहले तमिलनाडु को ही हम मतलब कर्नाटक ही बोला जाता था, तो उसको हम तमिलनाडु कहने लगे। ठीक है, तो देखिए जब छोटे छोटे राज्य जो है सो टूटने लगे, ठीक है, जब छोटे छोटे राज्य क्या हुए, टूटने लगे, जिस कारण जो है सो मतलब राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय भावना किसी के अंदर नहीं थी। सब चाहते थे कि हम राजा कैसे बने, सब चाहते थे कि मेरे अंदर जो है सो शक्ति, मतलब मेरे राज्य को शक्तिशाली बनाने का किसी के अंदर उद्देश्य नहीं था, सबको राजा बनना था। ठीक है, और सब चाहते थे कि मतलब हमारे पास पैसा हो, भारत क्या करे नहीं करे उससे हमको, भारत कहाँ जाए नहीं जाए उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय भावना की कमी थी उन लोगों में। ठीक है,
तो आगे चलकर अंग्रेज आएंगे, इन सभी का फायदा उठाएंगे, लड़ाई करेंगे, आगे चल के मैसूर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब होगा, ठीक है। और फिर अंग्रेज का वर्चस्व जो है सो पूरे भारत पे हो जाएगा। और जानते हैं दोस्त, अब इसमें जो अभी मैंने आपको राजनीतिक परिवर्तन बताया 18वीं सदी के भारतीय राज्य, उसमें एक पंजाब था, वो 18वीं सदी तक जो है सो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था, ठीक है ना। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने उसे क्या किया था कि बहुत अच्छे से फिर उसमें बदलाव लाया और जाकर के फिर ठीक किया था। तो चलिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और फिर आपकी बारी आएगी ट्रिक की, तो ट्रिक पे हम लोग चलेंगे कि कौन कब आगमन हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है, 1707 तक मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत पर मुगलों का नियंत्रण था। 1750 आते आते तक दिल्ली तक सिमट के जो है सो रह गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इस समय नए नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख राज्य थे बंगाल में नवाबों का शासन और अवध में नवाबों का शासन, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए जैसे कि आप सभी को दिख रहा है ना, पश्चिमी उत्तर, यार एक सेकंड मुझे, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड तथा फर्रुखाबाद, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड, फर्रुखाबाद मैंने बताया आपको। राजस्थान के प्रमुख राज्य मेवाड़, मारवाड़ और आमेर था, ठीक है। और देखिए 18वीं सदी में पंजाब में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था, ठीक है ना। ठीक, फिर मजबूत राज्य की स्थापना की शिकार था, और राजा रणजीत सिंह ने, ठीक है ना, रणजीत सिंह कर लीजिएगा, ने एक मजबूत राज्य की स्थापना की। राजा रणजीत सिंह ने एक मजबूत राज्य की स्थापना की। ये थोड़ा हाइलाइटर दूसरे कलर का लेना होगा, नहीं तो इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिंध भी मुगलों से पृथक हो चुका था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तो महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और आगे चलकर गुजरात, मध्य प्रदेश एवं अन्य भूभाग पर जो है सो मराठों का आधिपत्य हो गया था, ठीक। फिर आगे क्या है कि हैदराबाद में निजाम का शासन, ठीक है, तथा मैसूर में हैदर अली का, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में नवाबों का। हालांकि दोस्तों उस टाइम जो मैंने तमिलनाडु और कर्नाटक बोला था उसमें नवाबों का शासन है, लेकिन मैसूर में, माफ़ कीजिएगा उस टाइम गलती होगा, मैसूर में जो है सो किसका शासन था, टीपू सुल्तान और हैदर अली का, ठीक है ना। टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था, ठीक। अब देखिए, अब आती है बारी ट्रिक की। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख के रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा ट्रिक कि पुर्तगाली, देखिए इसमें सबसे बड़ा ट्रिक है पुत आ डच फसा, पुत आ डच डैश फसा, पुत आ डच डैश फंसा, ठीक है ना। यही आपका जो है सो ट्रिक है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि याद करना है कि पुत मतलब क्या होता है, किसी का बेटा, ठीक। पुत मतलब किसी का बेटा, ठीक है। पुत मतलब पुर्तगाली कब आया था, 1498 में। पुत मतलब पुर्तगाली, आ मतलब अंग्रेज, डा मतलब डच, डै मतलब डैनिश, फ मतलब फ्रांसीसी, स मतलब स्वीडिश, ठीक है ना, स्वीडिश। तो ये सब जो है सो आपका ट्रिक हो जाएगा। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा क्या कि ट्रिक जो है आपका क्या है कि पुत आ डा डैश फंसा, ठीक है ना। पुत आ डा डैश फंसा, पुत आ डा डैश फंसा, ठीक है ना। तब देखिए इससे जो है सो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक एक बन जाएगा। तब पुत जो है सो पुत आ, ठीक है, पुता, ये दूगो में हो गया आपका, ठीक है, दूगो हो गया आपका कि पुत आ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डा डैश, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंसा, ठीक है, पुत आ डा डैश फंसा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिक हो गया। देखिए अब इसमें जो है सो कौन कब आया था उसको हम हाईलाइट करते हुए और निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लगता है इरेजर से मिटाना होगा, ठीक है। तो आप सब इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी जो है सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए हाईलाइट करते हुए अगर हम चलते हैं इसको, तो पुत आ मतलब पुर्तगाली कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। और देखिए अंग्रेज कब आया था, तो अंग्रेज जो है सो अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया था, डच 1602 में, डैनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1616 में और स्वीडिश 1731 में आया था, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिक। था ट्रिक को जो है सो आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का जो है सो तो दोस्तों आज का क्लास जो है सो यहीं तक है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और
वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो था ना किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, हालांकि कभी भी जो है ना ये है ना कि यूरोपियों का जो आगमन है इसमें से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। जो भी थे वो मैंने बताया कि उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा जो इसमें फैक्ट था। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम पे जो लिंक दिया है उस पर आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम